अधिकारी की खूबसूरत बेटी हवस ने उसको जेल भिजवा दिया। ऐसी हवस जिसे सोच करके आप भी भीतर तक कांप जाएंगे। आप यह कहेंगे कि भगवान संतान भले ही न दें, लेकिन अगर दें तो अच्छा दें, ऐसी संतान न दें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का यह मामला, अधिकारी की बिटिया देखने में काफ़ी खूबसूरत, जिधर जाती थी उधर लोग एक टक देखते रह जाते थे, लेकिन उसकी हवस थी और हवस को पूरा करने के लिए उसने कानून हाथ में लिया, ऐसे ऐसे फ्रॉड किया, विधि विरुद्ध काम किया कि अब उसे जेल जाना पड़ा। और वही जेल नहीं गई, बाण तो बाण गई ना, 9 हाथ का पगहो लेके गई ना। सुने हैं कि नहीं? एक बाण माने जिसकी पूंछ कटी होती है, बाण ऐसा, बाण गाय भी होती है, गाय भैंस बछड़ा भी होता है, तो उसको बाण कहते हैं। तो बाण चले गए, लेकिन अब कष्ट इस बात का था, उनके जाने की दिक्कत नहीं थी, खूटा उठा उखाड़ के चले गए। लेकिन जो किसान था उसने कहा, अरे कम से कम पगहा तो छोड़ दिया होता, रस्सी छोड़ दिया होता, अपने तो गया, ठीक है, जान छूटा। गोरखपुर लोन फ्रॉड, 1.5 करोड़ की ठगी के सदमे में डॉक्टर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। जाने कैसे जाल बुनती है मास्टर माइंड वह फ्रॉड लड़की, खूबसूरत लड़की जो एक अधिकारी की बिटिया थी। पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के दुरुपयोग और बैंक कर्मियों की लापरवाही ने ले लिया पशु चिकित्सक की जान। पीएचडी की डिग्री धारक गरिमा सिंह ने गोरखपुर जंक्शन पर तैनात रेलवे अधीक्षक बाप के साथ मिलकर मासूम जनता से करोड़ों का धन लूटा। रेलवे अधीक्षक पिता फंसाता था रेलवे के सहकर्मियों और परिचितों को। अधीक्षक है, रेलवे में बड़ी नौकरी है, लेकिन बाप भी बिटिया के साथ इस फ्रॉड के मामले में शामिल हो गया और फिर सह अभियुक्त बना। आगे क्या है? यह गोरखपुर की जो घटना, जैसा कि मैंने बताया, सनसनीखेज मामला है, जहां 52 साल के पशु चिकित्सक डॉक्टर परमात्मा सिंह ने सोचा भी नहीं था, एक राजपत्रित अधिकारी है, पशु चिकित्सक की अगर देखा जाए वेतन तो खंड विकास अधिकारी से अधिक होता है या उसके बराबर होता है। यह बड़ा पद है और इसके बाद यह लोग सीबीओ होते हैं, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, फिर जिला पशु चिकित्सा यह होते हैं, सीएमओ जैसे होते हैं वैसे इसमें भी होते हैं। तो डॉक्टर परमात्मा सिंह अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल की छत से कूदते हैं और फिर जो होगा आप जान ही रहे हैं। मूल रूप से वह मऊ के रहने वाले हैं, गोरखपुर में उनकी तैनाती थी। डॉक्टर परमात्मा सिंह कई साल पहले गोरखपुर आकर बस गए थे। उन्होंने राजेंद्र नगर के बसंत इनक्लेव में 2 BHK फ्लैट नंबर 213 लिया था, जहां वो अपनी पत्नी डॉक्टर सुमित्रा और दोनों बच्चों के साथ रह रहे थे। डॉक्टर परमात्मा सिंह महाराजगंज के नौतनवा में तैनात थे। गोरखपुर से आना जाना होता था, जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर सुमित्रा इसी जिले के सिसवा ब्लॉक में तैनात हैं। दोनों पशु चिकित्सा विभाग में हैं, दोनों सरकारी डॉक्टर हैं। गोरखनाथ क्षेत्र स्थित अपने अपार्टमेंट में सुबह करीब 9 बजे इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। डॉक्टर के पिता पारसनाथ सिंह और मां कुंती देवी को शुरू में केवल उनके घायल होने की जानकारी मिलती है, लेकिन जब वे फ्लैट पर पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि अब मेरा बेटा नहीं रहा। घटना के तुरंत बाद डॉक्टर की पत्नी उन्हें अस्पताल ले जाती हैं। मामला तो पहले ही समाप्त हो गया था, क्योंकि 8वीं मंजिल और कहाँ, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर परमात्मा सिंह के एक बड़े जालसाज गिरोह ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ठगी किया था और इसी धोखाधड़ी के बाद वह लगातार गहरे सदमे में थे। पुलिस को डॉक्टर की जेब से एक पेज का सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार ठगी करने वाली गरिमा सिंह को ठहराया था। जैसा कि मैं बता चुका हूं, खूबसूरत लड़की, लेकिन हवस ऐसी कि हमें करोड़पति बनना है, हमें डिफेंडर कार लेनी है और क्या क्या करना है। इसके बाद डॉक्टर के चचेरे भाई दिलीप सिंह की तहरीर पर गोरखनाथ थाने में गुरुवार को यानी कल देर शाम महिला ठग गरिमा सिंह और उसके गिरोह के खिलाफ आत्महत्या
के लिए उकसाने और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो पुलिस की प्रक्रिया होती है उसे करने के बाद अब उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, गरिमा का जहाँ तक सवाल है, गरिमा के भीतर हवस थी कि हम कैसे कैसे हमें अमीर बनना है और अमीर बनने का रास्ता उसने गलत अख्तियार किया। जरा सोचिए, 150 करोड़ की ठगी का यह दबाव किस कदर हावी हुआ होगा कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर को अंतिम रास्ता चुनना पड़ा। जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तब व्यक्ति उसको आलिंगन करता है। इस पूरे मामले की गहराई में अगर जाएं तो एक बेहद संगठित लोन फ्रॉड वाला घोटाला नजर आता है। देखा जाए, 5 अगस्त को पशु चिकित्सक परमात्मा सिंह ने एम्स थाने में 1.5 करोड़ रुपए के ठगी का केस दर्ज कराया था। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि महादेव झारखंडी कॉलोनी निवासी सहजनवा रेलवे स्टेशन के अधीक्षक ध्रुव नारायण सिंह, जिनकी उम्र लगभग 55 से 60 के बीच है, अपनी पीएचडी धारक बेटी गरिमा, जिसकी उम्र 28-29 के लगभग है, दामाद भानु प्रताप सिंह के साथ मिलकर लोगों से रुपए ठगते थे। कैसे शिकार बनाती थी मास्टरमाइंड, पैसे की हवस की शिकार गरिमा। उसके पिता ध्रुव नारायण मुख्य रूप से 2 तरह के लोगों को अपने जाल में फंसाते थे, जिन्हें नए लोन की जरूरत होती थी। सहजनवा रेलवे स्टेशन के अधीक्षक ध्रुव नारायण सिंह अपने ही विभाग के कर्मचारियों और अफसरों को इस जाल में फंसाते थे। बेटी गरिमा के पास ले आते थे, बताते थे हमारी बिटिया बड़ी अफसर है बैंक में, आप लोन ले लीजिए, उसकी किस्त मैं भरूंगी, ऐसा वह कह देती थी। बैंक से लोन पास होने पर वह 10% से 20% हिस्सा लोन लेने वाले को भी देती थी और बाकी रकम अपने अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफ़र करा लेती थी। शुरुआत में कुछ किस्तों का भुगतान करके वो लोगों का भरोसा भी जीतती थी, क्योंकि लोग देखते थे तो कि किस्त तो भरी जा रही है और सिंह साहब ने कहा है तो यह बात गलत नहीं होगी, इतने बड़े पद पर है, अफसर है। पुराना लोन माफ़ करने का झांसा देती थी जिन्होंने पहले से लोन ले रखा था और किस्तें चुकाने में परेशान थे। गरिमा उन्हें निशाना बनाती थी और कहती थी आपका पुराना लोन चुटकियों में बंद करा दूंगी, बस इसके लिए एक नया पर्सनल लोन लेकर रकम मेरे खाते में डालनी होगी, हर महीने की किस्त मैं खुद भरूंगी। डॉक्टर परमात्मा सिंह के मामले में फरवरी 2026 में सहकर्मी डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह की दूर की रिश्तेदार गरिमा और उसके शिक्षक उसके पति भानु प्रताप सिंह ने उनसे संपर्क किया और खुद को फाइनेंस कंपनी से जुड़ा हुआ बताते हुए झांसा देकर एक योजना बताया और कहा कि होम लोन बंद करवाया जा सकता है। गरिमा ने उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 6 अलग अलग बैंकों से उन बैंकों में आप नाम ले लीजिए, ICICI, HDFC, यस बैंक, स्टेट बैंक, SMFG और बंधन बैंक से लोन पास कराया। उसने OTP लेकर पूरी रकम अपने अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र करवा लिया और डॉक्टर को झांसा दिया। उसने केवल 2 किस्तों का भुगतान किया, फिर किस्तें देना बंद कर दिया। जब डॉक्टर ने अपने पैसे वापस मांगे तो गरिमा पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगी। अमीरी का जुनून और अरबपति बनने का लक्ष्य उसको पागल बना दिया। हवस की शिकार हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ध्रुव नारायण सिंह वर्ष 2020 में अपनी PhD धारक बेटी गरिमा सिंह की शादी कुशीनगर के सुकरौली गांव निवासी भानु प्रताप सिंह, जिसका उल्लेख साजिशकर्ता के रूप में किया गया है, उनसे किया था, जो ठेकेदारी करता था। करीब 2 साल पहले ठेकेदारी का काम जब कमज़ोर पड़ने लगा और लगा कि गरिमा तो ऐसे ही पैसे कमा रही है तो हमें भी इसका साथ देना चाहिए, भानु की पत्नी के साथ अपने ससुर के घर आकर रहने लगा। गरिमा को शुरू से ही अमीर बनने का शौक था। उसने समाचार पढ़कर इंटरनेट और यूट्यूब से ठगी करने के तमाम तरीके सीखे थे। पुलिस की छापेमारी के दौरान गरिमा की एक डायरी बरामद होती है जिसमें उसने लिखा था, मैं गरिमा सिंह अप्रैल 2026 तक अरबपति बनूंगी, यह मेरा लक्ष्य है, मेरे सभी लोन अप्रैल से मई तक खत्म हो जाएंगे। अप्रैल से मई तक मेरा लक्ष्य
100 करोड़ रुपए कमाना है, गरिमा सिंह करोड़पति है। ऐसे ही हंसते हैं क्रूर। यह जालसाज गिरोह कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गोरखपुर के अलग अलग थानों में इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। मुख्य आरोपी महिला गरिमा सिंह के खिलाफ देखा जाए गोरखपुर के सहजनवा थाने में स्टेशन अधीक्षक संदीप पांडे द्वारा 60 लाख रुपए की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। केवल यम्स थाना ही नहीं बल्कि सहजनवा और अन्य थानों में मिलाकर इस गिरोह द्वारा जो कुल ठगी किया गया है इसका आंकड़ा लगभग दर्जनों में पहुंच रहा है। इस गिरोह के खिलाफ दर्ज प्रमुख मुकदमे और शिकायतों का यदि ब्यौरा जाना जाए तो वह इस प्रकार है। सत्यप्रकाश सिंह स्टेशन अधीक्षक गोरखपुर जंक्शन 1.5 करोड़ से अधिक की ठगी के शिकार यह भी हैं। 1 अगस्त को एम्स थाना में मामला दर्ज है। डॉक्टर परमात्मा सिंह जिनका उल्लेख चल रहा है जो नहीं रहे, पशु चिकित्सक 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का केस दर्ज है। 5 अगस्त को एम्स थाना में संदीप पांडे स्टेशन अधीक्षक सहजनवा और 60 लाख रुपए की ठगी का केस दर्ज है 5 अगस्त सहजनवा थाने में। अन्य आधा दर्जन से अधिक मामले जिसमें अभिमन्यु कुमार मुख्य टिकट निरीक्षक रेलवे इनका लगभग 52 लाख से अधिक है। डॉक्टर दिलीप सिंह 1 करोड़ 37 लाख रुपए और साधना मल्ल सरकारी शिक्षिका 68 लाख रुपए। मोहन सिंह स्टेशन अधीक्षक 51 लाख रुपए। सुग्रीव सिंह सरकारी शिक्षक 70 लाख रुपए। ब्रह्मानंद भी फंस गए बेचारे, ब्रह्मा जी भी फंस गए, यह स्टेशन अधीक्षक हैं 45 लाख रुपए। भूपेंद्र सिंह मत्स्य विभाग में कर्मचारी हैं 60 लाख रुपए। रकम हड़पने के बाद फ़ोन उठाना बंद कर देती थी गरिमा। उसके परिवार के लोग इस हाई प्रोफाइल फ्रॉड में आरोपियों ने डॉक्टर परमात्मा सिंह से लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए ठग लिए थे और जब डॉक्टर साहब अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के पिता ध्रुव नारायण सिंह जिन्हें रेलवे ने सस्पेंड कर दिया है और उनकी बेटी गरिमा को 3 अगस्त को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 7 दिन पहले जो FIR हुआ था आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद डॉक्टर अपनी जीवन भर की कमाई डूबने के गम में उबर नहीं पाए और 8वीं मंजिल से उन्होंने जो किया वह बताने की ज़रूरत नहीं है। SP सिटी निमिष पाटिल की बात अगर मानी जाए तो अन्य शिकायतों की भी जांच की जा रही है और जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ के साथ उन्हें पुलिस रिमांड पर लेगी। फरार साथियों की भी तलाश की जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर डॉक्टर पर मानसिक दबाव इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया था। गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर सुमित्रा ने जो खुलासे किए वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। डॉक्टर सुमित्रा ने बताया बैंक से लगातार लोन रिकवरी के फ़ोन आ रहे थे और उनके पति भारी डिप्रेशन में, मानसिक सूझबूझ उनकी ख़त्म हो रही थी। 1.25 लाख रुपए की सैलरी पाने वाले व्यक्ति पर अगर हर महीने 3 लाख रुपए EMI आ जाए तो वह उसे कैसे भरेगा। बैंक का लगातार दबाव और इतनी बड़ी रकम डूबने का डर उन्हें अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा था। पीड़ितों ने बैंक की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं कि बिना बैंक गए आसानी से लोन कैसे पास हो गए, जो बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत की तरफ इशारा करता है। सामान्य व्यक्ति यदि लोन लेने जाएगा तो बिना उत्कोच के जो बैंक का अफसर है वह नहीं करेगा। डॉक्टर सुमित्रा ने कहा रोते हुए कि 1 लाख या 1.25 लाख सैलरी है, इससे अधिक सैलरी है। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि, लेकिन ठीक है सैलरी चाहे जितनी भी हो, अगर 1 करोड़ 40 लाख रुपए ठगे जाएंगे तो बड़े से बड़े लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। महज 6 दिनों में ही FIR की प्रक्रिया हुई थी, लेकिन राहत की कोई उम्मीद नज़र न आने पर आरोपियों ने पैसे देने से जब साफ इनकार कर दिया तब डॉक्टर ने एक ऐसा फैसला लिया जो सोचकर
आप सिहर जाएंगे, भीतर तक हिल जाएंगे। और इतना बड़ा अपराध, इतनी बड़ी ठगी गोरखपुर जैसे शहर में हो रही थी। यह ठगी केवल गोरखपुर में ही नहीं है बल्कि अन्य स्थानों पर भी है। वो लखनऊ में है, वाराणसी में है और कानपुर सहित आपके ज़िले में भी हो रही है। तमाम निरीह लोगों का अंगूठा लगवा करके और उन्हें फ्रॉड का शिकार बना करके उनके नाम लोन ले लिया जाता है, रजिस्ट्री करा ली जाती है। खौफनाक कदम उठाया डॉक्टर साहब ने, कल को कोई और पीड़ित ऐसा न करे, इसलिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम उसे बताएं, जागरूक करें, पुलिस सख्त एक्शन ले। और महिला रोज नए लोगों को अपने जाल में फंसा करके करोड़ों रुपए ऐंठती थी। पुलिस क्या करती थी, उसके ऊपर भी 10 करोड़ के इस लोन फ्रॉड घोटाले ने यह साबित कर दिया कि वित्तीय ठगी किसी भी हंसते खेलते अच्छे परिवार को तबाह कर देगा, उसकी जीवन लीला समाप्त कर देगा। इस मामले में गरिमा, उसके पिता, उसके पति पर किस तरह की कार्रवाई होगी, कितने दिन तक जेल में रहेंगे, मामला अभी कोर्ट में चलेगा, फिर फैसला होगा। आधुनिक डिजिटल बैंकिंग और सस्ते इंटरनेट के दौर में जहां आम नागरिक की जिंदगी आसान हुई है, वहीं दूसरे तरफ जालसाजों के लिए मासूम लोगों को शिकार बनाना, उन्हें फंसाना और फिर उनके जीवन लीला को समाप्त कर देना, इन घटनाओं में भी कोई कमी नहीं आ रही है। अगर हम इसके आंकड़ों पर नज़र डालें तो स्थिति बेहद भयानक और खौफनाक नज़र आती है। गृह मंत्रालय, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी 14C और नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP के आंकड़े बताते हैं कि 2025 में भारत में 28.15 लाख से अधिक साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए। यह आंकड़ा 2024 के 22.68 लाख मामलों की तुलना में 24% से भी ज़्यादा की वृद्धि को दर्शा रहा है। आप सोचिए, विचार करिए, सिर्फ एक साल में 28 लाख से ज़्यादा लोग अगर ठगी के शिकार बन रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर डिजिटल इंडिया, कैशलेस इकोनॉमी, ढोल पीटने वाली सरकार, मानो भाइयों, डिजिटल इंडिया स्टार्टअप साइबर सुरक्षा के मामले में इतनी लाचार क्यों दिख रही है। आंकड़े इस बात की भी गवाही देते हैं कि प्रशासनिक और तकनीकी नाकामी के कारण आम जनता अपने ही खून पसीने की गाढ़ी कमाई के लिए मजबूर है। अभी उस फ्रॉड की हम बात नहीं करते हैं जो पाकिस्तान के नंबर से फ़ोन आता है, डिजिटल अरेस्ट की भी बात हम नहीं करते हैं। कई वीडियो हम कर चुके हैं किस तरह से लड़कियां आपको अपने मोह जाल में फंसाती हैं। तमाम सैनिक भी हमारे बर्बाद हुए, नौकरी से भी निकाले गए। तो हम अन्य शिकायतों पर भी बात करेंगे। फिलहाल आज के दिन इतना ही। अब आप बताइएगा इस पूरी घटना से आप किस प्रकार की सीख लेते हैं और ऐसे लोगों पर किस प्रकार की कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। वैसे हेल्पलाइन 1990 के बड़े बड़े दावों के बावजूद जितने पैसे ठगे जाते हैं उसका 1% हिस्सा भी पीड़ितों को वापस नहीं मिल पाता। फर्जी बैंक खातों और ऐसी जो कंपनियों के जरिए पैसा मिनटों में क्रिप्टो करेंसी में बदल जाता है या कंबोडिया, म्यांमार और लाओस जैसे देशों से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसे रोक पाने में हमारी बैंकिंग और जांच एजेंसियां नाकाम साबित हो रही हैं, निकम्मी साबित हो रही हैं। अंतिम बात यह कि बिना पुख्ता KYC के आज भी देश में लाखों फर्जी सिम खुलेआम जारी हो रहे हैं और सिम लेने वाले भी फंसते हैं, उसका दुरुपयोग भी होता है। बैंकों में फर्जी या किराए के खातों यानी म्यूल अकाउंटेंट्स और बेधड़क इस्तेमाल जिसका किया जा रहा है, लेकिन RBI और गृह मंत्रालय बैंकों पर कोई ऐसी सख्ती नकेल नहीं कस पाए हैं जिससे कि संदिग्ध लेन देन को तुरंत ब्लॉक किया जा सके। इसके अलावा अगर राज्यों के पुलिस की बात किया जाए तो आज भी पुरानी कार्यप्रणाली चल रही है, जबकि अपराधियों के पास AI, डीप फेक और अत्याधुनिक तकनीक के प्रचलन में है। पुलिस के पास न तो पर्याप्त साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं और ना ही आधुनिक संसाधन। वहीं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ठगी रैकेट पर लगाम लगाने में भी सरकार का कूटनीतिक और सुरक्षा तंत्र पूरी तौर पर ढुलमुल ही नहीं बल्कि विफल साबित होते हुए देखा जा रहा है।
आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है कि डिजिटल क्रांति का नारा तब तक खोखला और बेमानी है जब तक कि आम नागरिक का डिजिटल पैसा और उसका जान सुरक्षित न हो। सरकार ने देशवासियों को यूपीआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने के लिए प्रेरित तो किया, लेकिन उन्हें साइबर भेड़ियों के आगे, साइबर भेड़ियों के खूनी पंजे उन्हें नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं और उनके जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। इसके लिए किसी ढाल का निर्माण नहीं किया। ऑनलाइन ठगी केवल पैसों का नुकसान नहीं है, यह जीवन भर की बचत, मानसिक शांति और डॉक्टर परमात्मा सिंह जैसे निर्दोष लोगों की जान ले रही है। महज 1930 हेल्पलाइन नंबर जारी कर देना, पोस्टर छाप देना और इसका प्रचार भाषण के दौरान करना यह पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त यह है कि इस पर कड़ाई से पालन किया जाए, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए, जागरूकता और भी फैलाया जाए। जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, संपूर्ण संसाधन से उन्हें सुसज्जित किया जाए जिससे ऐसा अपराध रुके। आपको क्या कहना है इस मामले में, बताइएगा। आपके कमेंट विनम्रता के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं। ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करें।